जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे सौर मंडल। तो सौर मंडल में मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो बना दिया है। तो ये सौर मंडल का आज मेरा लास्ट वीडियो होगा। इसमें आज हम लोग पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में बात करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा के संदर्भ में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पृथ्वी के संदर्भ में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ मैंने नोट करके रखा है। पृथ्वी जो है ये आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। तो अगर बात किया जाए कि पृथ्वी जो आकार में बात किया जाए तो 5वें नंबर पे अपना पृथ्वी आता है। और यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। जैसे नॉर्मली अगर कोई चीज़ होता है वो सीधा रहना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि वो अगर कुछ झुका रहता है तो वो कहते हैं कि अपने अक्ष से झुका है। जो पृथ्वी है उसको वास्तव में होना चाहिए था ऐसे, लेकिन वो अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी है। और इसके झुकने से ही पृथ्वी में ऋतु परिवर्तन होता है। तो अगर क्वेश्चन ये किया जाए कि ऋतु परिवर्तन होने का मेन कारण क्या है, तो पहला कारण तो ये है कि वो अपने अक्ष से कुछ झुकी होती है, और दूसरा कारण होता है कि वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करती है। इस वजह से पृथ्वी में ऋतुओं का परिवर्तन होता है। तो यहाँ से एक पॉइंट हमको ये कंफर्म हुआ कि जो पृथ्वी पहला नंबर तो आकार में 5वें नंबर में आता है, और यह अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री में झुकी रहती है। नेक्स्ट, यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, और इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। तो सौरमंडल में वैसे तो 8 ग्रह हैं, लेकिन अगर जीवन संभव की बात किया जाए तो वो सर्वप्रथम में आता है पृथ्वी। यानी पृथ्वी पे जीवन संभव है और यहाँ पे हम लोग जिंदा रह सकते हैं। लोगों को यह मानना है कि मंगल ग्रह पे भी जीवन संभव है, लेकिन अभी उसको सिर्फ गेस किया गया। अभी वास्तविकता में वहाँ पे कोई गया नहीं, अब वहाँ पे कोई रहा नहीं है अभी। तो हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे जीवन संभव ही है। तो वैसे बेसिकली जीवन वहीं पे संभव होता है जहाँ पे पानी पाया जाता है। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि हमारे पृथ्वी पे जल पाया जाता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पे जीवन संभव है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें और पृथ्वी के संदर्भ में, तो इसका विश्वती व्यास होता है 12,756 किलोमीटर, और इसका ध्रुवीय व्यास जो होता है वो होता है 12,714 किलोमीटर। तो विश्वती व्यास को अगर हम देखें तो 12,756 किलोमीटर, और ध्रुवीय व्यास की बात किया जाए तो 12,714 किलोमीटर है। नेक्स्ट, यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड अर्थात लगभग 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। ठीक है। और पृथ्वी के इस गति को हम लोग घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। इस गति से दिन रात होता है। ये पॉइंट थोड़ा समझने वाली चीज़ है। हमने भी ये बताया कि यह अपने अक्ष पर, अक्ष का मतलब अपने स्थान पे ही, अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड अर्थात मैं कह सकता हूँ कि लगभग 24 घंटे में ये एक चक्कर घूर्णन करती है। और इसके घूर्णन करने से ही दिन और रात होता है। और इस जो घूर्णन करता है इसी गति को हम लोग दैनिक गति या घूर्णन गति के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हम जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो बेसिकली 2 गति करती है। पहली गति तो वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ठीक है। और दूसरी गति क्या होती है, वो अपने अक्ष पे ही घूमती है। तो जो अपने अक्ष पे घूमती है उसको हम लोग बोलते हैं दैनिक गति या घूर्णन गति। और जो घूमने की जो रफ्तार है वो है 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। और ये पूरा एक चक्कर घूमने, जैसे मान लो ये मेरा अंगूठा है, इसको घूम के पुनः यहीं पे आना है, घूम के जहाँ पे था वहीं पे आना है। तो ये पूरा घूमने में ये 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लेता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये पॉइंट आपको कंफर्म हुआ होगा। आइए कुछ आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, यानी लगभग हम बात करें तो 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। ठीक है। और सूर्य के चारों तरफ की इस गति को हम लोग वार्षिक गति या परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगा समय सौर वर्ष कहा जाता है। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर से लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है, जिसे हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष बनाकर समायोजित किया जाता है।
लीप वर्ष 366 दिन का होता है, जिसके कारण फरवरी में 28 के स्थान पे 29 होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खासकर आपके लिए पॉइंट है। आइए इसको हम लोग डिटेल में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। मैंने क्या बोला कि पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, अर्थात लगभग एग्जैक्ट मैंने बताया, लगभग में बात करें तो 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। देखिए सूर्य के चारों तरफ इस गति को हम लोग वार्षिक गति, क्योंकि एक साल में एक गति होती है इसलिए हम लोग इसको वार्षिक गति या परिक्रमण कहते हैं। और पृथ्वी को एक परिक्रमा करने में लगा समय, यानी जो एक परिक्रमा करने में जो समय लगता है 365 दिन 6 घंटे, इसको हम लोग सौर वर्ष के नाम से भी जानते हैं। और प्रत्येक सौर वर्ष अर्थात प्रत्येक वर्ष में कैलेंडर में लगभग 6 घंटे बढ़ जाते। देखो होता क्या है कि हम जानते हैं कि एक साल में 365 ही दिन होता है, तो यहाँ पे जो 6 घंटे होता है ना, ये एक्स्ट्रा हो जाता है। तो एक्स्ट्रा हो जाने का कारण, इसको एक्स्ट्रा मतलब फर्जी नहीं छोड़ा जाता है, इसको रखा जाता है। और जैसे देखिए एक साल में 6 घंटा बढ़ा, फिर अगले 2 साल में फिर 6 घंटा बढ़ेगा तो हो जाएगा 12 घंटा, फिर तीसरे साल में भी 6 घंटा बढ़ेगा तो हो जाएगा 18 घंटा, फिर चौथे साल में भी 6 घंटा बढ़ता है तो हो जाता है 24 घंटा। और आपको पता होना चाहिए कि 24 घंटे को हम लोग बोलते हैं एक दिन। इसीलिए हर चौथे साल में जो एक साल होता है वो 365 ना हो कि 366 होता है। कारण ये है ना कि ये जो 6 घंटे एक्स्ट्रा हो रहा है ना, यही 4 साल में ऐड करके समायोजित कर दिया जाता है, और उसी को हम लोग बोल देते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष में आपको ध्यान देना है, एग्जाम में आते रहते हैं क्वेश्चन। तो लीप वर्ष में 366 दिन होता है। ये हर चौथे साल में 366 दिन होने का कारण, ये जो 6 घंटे एक्स्ट्रा हो रहा है इसी के बढ़ जाने के कारण होता है। तो मैंने यहाँ पे आपको बताने का प्रयास किया, यही होता है जब ये 6 घंटे बढ़ते 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 4 साल हो जाता है। तो फिर जैसे अभी मैं बात करूँ जनवरी, तो जनवरी ऑलरेडी 31 का होता है। अगर मैं बात करूँ मार्च, तो मार्च भी 31 का होता है, अप्रैल 30 का रहता है, मई 31 का रहता है, जून 30 का रहता है। तो लगभग सारे महीने 30 31 रहते हैं। तो बचता सिर्फ एक महीना जो है फरवरी। तो ये इसीलिए फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, तो हर चौथे साल में फरवरी 28 ना होकर 29 हो जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए खासकर। आइए अब लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, तो यहाँ पर मैंने इस पॉइंट को आगे समझा, मतलब बता दिया अच्छी तरह से। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन अपने अक्ष पर झुके होने से तथा सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करने से होता है। अभी मैंने पहले ही बता दिया कि जो पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी है, इस वजह से इसमें पृथ्वी पे ऋतुओं में परिवर्तन होता है, मौसम में। और पहले तो अपने अक्ष पे झुकने से होता है, साथ ही साथ सूर्य के चारों ओर घूमने से होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। आपको ध्यान देना है, ये लगभग में है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी की बात किया जाए तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। तो जो शुक्र ग्रह होता है इसके तुल्य होता है हमारी पृथ्वी, इसीलिए हम लोग शुक्र ग्रह को पृथ्वी की भगनी या बहन के नाम से जानते हैं। तो कारण ये है ना कि आकार और बनावट में पृथ्वी और शुक्र एक जैसे दिखते हैं। जल की उपस्थिति के कारण इसे हम लोग नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है। तो हमारी जो पृथ्वी इसमें जल उपस्थित होता है, जल की उपस्थिति के कारण इसे हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। देखिए पृथ्वी को आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। आंतरिक ग्रह कहने का मतलब ये है कि ये सूर्य के बहुत ज़्यादा नज़दीक कह सकते होता है। जैसे बुध है, पृथ्वी है, मंगल है, शुक्र है, तो ये 4 ऐसे ग्रह होते हैं जो सूर्य के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं। तो वे ग्रह जो सूर्य के नज़दीक लगभग होते हैं उनको हम लोग आंतरिक ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो पृथ्वी के संदर्भ में एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है, पृथ्वी ब्रह्मांड का एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जल पाया जाता है। मैंने पहले भी बता दिया कि जल की उपस्थिति के कारण इसको हम लोग नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। और अगर क्वेश्चन आता रहता है अक्सर कि ब्रह्मांड में वह कौन सा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है, जहाँ पे जल पाया जाता है, तो वो है हमारा पृथ्वी। तो आई होप मैं समझ सकता हूँ कि पृथ्वी के संदर्भ में मैंने काफ़ी कुछ बताने का प्रयास किया और आपको लगभग समझ में भी आया होगा। अब लगे हाथ हम लोग पृथ्वी के बाद हम लोग चंद्रमा के बारे में भी आइए काफ़ी कुछ नॉलेज ले लेते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों अब हम लोग चंद्रमा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चंद्रमा क्या, तो चंद्रमा एक प्रकार का वो पृथ्वी का उपग्रह है।
उपग्रह का मतलब होता है जो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर काटते हैं उनको हम लोग उपग्रह कहते हैं। तो जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। वैसे तो पृथ्वी में पृथ्वी के चारों ओर कई उपग्रह चक्कर काटते हैं, लेकिन वो कृत्रिम उपग्रह है, अर्थात वो मानव निर्मित है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं प्राकृतिक रूप से, तो प्राकृतिक में चंद्रमा एक ऐसा उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमण करता है। तो चंद्रमा के संदर्भ में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, तो आइए इसको देखते हैं। देखिए, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को हम शांति सागर कहते हैं, और यह चंद्रमा का पिछला भाग होता है जो अंधकारमय होता है। देखिए, हमारे कभी कभी आप नोटिस करते होंगे, इसको थोड़ा सा मैं अगर फिगर के थ्रू समझाऊं तो शायद ज़्यादा समझ में आए। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जब हम रात को हम लोग चंद्रमा को देखते हैं तो कभी कभी चंद्रमा तो पूरी तरह से दिखता है, मुझे मतलब पूरा एक हिस्सा दिखता है। और कभी कभी क्या होता है कि चंद्रमा कुछ इस टाइप का हम लोग को दिखने लगता है, कुछ इस टाइप का। मान लीजिए थोड़ा सा और मैं बड़ा कर दूं तो कुछ इस टाइप का चंद्रमा दिखने दिखने लगता है। वास्तव में चंद्रमा रहता है पूरा, लेकिन होता क्या है कि चंद्रमा का कुछ हिस्सा जो अंधकारमय होता है और कुछ ही हिस्सा प्रकाशित होता है। तो देखिए, होता क्या है, जब चंद्रमा ऐसे घूमता रहता है ना, तो जैसे मान लीजिए मैं आपको ये बताऊं, जैसे ये सपोज दैट ये चंद्रमा है, ठीक है। तो चंद्रमा वास्तव में एक गोला टाइप का है। तो मैं मान लेता हूँ इसका इतना हिस्सा, यानी इतना हिस्सा क्या है, इधर वाला हिस्सा प्रकाशमय है और इधर वाला हिस्सा क्या है। इसको मैं आपको ब्लैक पेन से समझा दूँ तो शायद ज़्यादा समझ में। देखिए, ये थोड़ा मैंने ब्लैक पेन से कर दिया, अर्थात ये वाला हिस्सा क्या है, ये अंधकारमय है। ठीक है, आप थोड़ा समझिएगा ध्यान से, ये इमेज कैसे बन जाता है। तो ये वाला हिस्सा क्या है, ब्लैक है, ये वाला वाइट कलर का है। अब देखिए, जब चंद्रमा ऐसे घूमता रहता है, तो मान लीजिए घूमते घूमते ऐसे आ जाए, जब ये ऐसे घूमते घूमते ऐसे आ जाएगा ना, तो ये पूरा हिस्सा जो इधर वाला है ना, इधर का पोर्शन, ये ऐसे सामने हो जाएगा तो ये पूरा हमको वाइट कलर का दिखने लगता है। लेकिन अगर यही चंद्रमा घूमते घूमते ऐसे जाता है ना, तो ये जो ब्लैक वाले हिस्से हैं ये भी ऊपर आने लगते हैं। इस वजह से देखिए, इस वजह से क्या होता है कि जब ब्लैक वाला हिस्सा आता है ना, तो इतना ये इधर ब्लैक, जैसे देखिए वास्तव में देखा जाए तो ये पूरा है। तो अब देखिए हुआ क्या है कि घूमते घूमते ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला ब्लैक वाला हिस्सा आ गया और ये वाला ब्राइट वाला हिस्सा है। तो ब्राइट वाला हिस्सा हमको दिखता है, लेकिन ब्लैक वाला हिस्सा हमको ऊपर से मतलब हम लोग पृथ्वी से देखते हैं तो ये मुझे नहीं दिखता है। कारण क्या है कि चंद्रमा का कुछ हिस्सा लगभग 57% जो होता है वो प्रकाशित होता है, और जो 43% जो चंद्रमा का हिस्सा होता है वो अंधकार में होता है। तो वही क्या होता है कि जब अंधकार वाला आ जाता है हम लोग के सामने तो वो दिखता नहीं है, और ये जो जितना प्रकाशित वाला हिस्सा रहता है यही हम लोग को क्या होता है, दिखता है। तो इसलिए कभी कभी होता है ना, अक्सर ये बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा ही चंद्रमा कभी कभी बड़ा हो जाता है, कभी कभी इस तरह छोटा आकार में आ जाता है, तो ऐसा क्यों। वो छोटा आकार में नहीं आता है, वो रहता है अपने पूरे आकार में। बस होता क्या है कि इतना हिस्सा ये प्रकाशित दिख रहता है और इधर वाला रहता है हिस्सा, लेकिन वो अंधकार रहता है, इसलिए मुझे ऐसा ये छोटा बड़ा दिखाई पड़ता है। तो आई होप हो समझ सकता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, ये क्या मैं बताने का प्रयास किया। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को हम शांति, जो ये अभी मैंने बताया अंधेरा वाला, तो इसी को हम लोग धूल का मैदान कहते हैं। तो धूल के मैदान को हम लोग शांति सागर कहते हैं। यह चंद्रमा का पिछला भाग होता है, पीछे का बैक साइड का भाग होता है जो अंधकार में होता है, ये प्रकाशित नहीं रहता है। ठीक है, तो आगे आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट चंद्रमा के संदर्भ में। देखिए, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरा कर लेता है। बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर काटने में, यानी एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना समय लेता है। तो आपको ध्यान देना, 27 दिन 8 घंटे लेता है, और इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी एक घूर्णन करता है। आपको मैंने बताया कि देखिए, जो चंद्रमा होता है, जैसे हमारी पृथ्वी होती है, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमने में वो 24 घंटे का समय लेती है, और सूर्य के चारों तरफ घूमने में वो 365 दिन 6 घंटे का समय लेती है। जो चंद्रमा होता है ना, वो क्या करता है, वो अपने मतलब पृथ्वी के चारों ओर घूमने में वो जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर भी घूमने में लेता है। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो वही मैंने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है, और इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी एक घूर्णन करता है।
यही कारण है कि चंद्रमा सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है और पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग हम लोग देख सकते हैं। तो वही मैंने बताया कि जो अंधकार हो जाता है उसको हम लोग नहीं देख पाते। हमको ऐसा लगता है कि वो जो चंद्रमा चाँद है वो छोटा हो गया है, लेकिन वास्तव में छोटा नहीं होता है, वो रहता है पूरा, लेकिन उसका जो हिस्सा मुझको नहीं दिखता है वो अंधकार वाला हिस्सा है। वास्तव में पूरा हिस्सा हमको दिखाई देता है, बट वो हम देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो 57% हम लोग चंद्रमा का हिस्सा देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष के साथ 58.48 का कोण 48 डिग्री का अक्ष कोण बनाता है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समांतर है और इसका पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। जैसे हमारी जो पृथ्वी है वो चंद्रमा नहीं, सूर्य का चक्कर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करता है। तो ठीक इसी तरह जो चंद्रमा है ये भी पृथ्वी का जो चक्कर काटता है वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करता है। नेक्स्ट, चंद्रमा का व्यास 3480 किलोमीटर है तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 81वां भाग है। ठीक है, तो चंद्रमा का जो व्यास है वो 3480 किलोमीटर है और जो चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81वां भाग है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पृथ्वी का द्रव्यमान है उसमें हम लोग क्या करेंगे, 81 का डिवाइड कर देंगे तो वही हमारा आ जाएगा चंद्रमा का द्रव्यमान। ठीक है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पृथ्वी तथा चंद्रमा की औसतन दूरी 3,84,365 किलोमीटर है और आम बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। तो अगर औसतन की बात की जाए लगभग एग्जैक्ट की तो 3,84,365 किलोमीटर और वैसे नॉर्मली बात किया जाए तो 3,84,000 किलोमीटर होता है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी। देखिए, सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि 29.53 दिन लगते हैं। ठीक है, तो 29.53 का मतलब है 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकंड होता है। ठीक है, इस समय को हम लोग चंद्रमास या साइनोडिक मास कहते हैं। तो अगर हम यहाँ सूर्य के संदर्भ में बात करें, सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि ये होती है 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट तथा 2.8 सेकंड होती है। और इस समय को सूर्य के संदर्भ में बात करें तो सूर्य के संदर्भ में अगर इतना समय लेता है तो इसको हम लोग बोलते हैं चंद्रमास या साइनोडिक मास कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नक्षत्र के समय। नक्षत्र के समय दृष्टिकोण से चंद्रमा लगभग 27.5 दिन में पुनः उसी स्थिति पे होता है। 27.5 दिन का मतलब है 27 दिन 7 घंटे 42 मिनट 11.6 सेकंड और इस अवधि को हम लोग नक्षत्र मास कहते हैं। अगर मान लीजिए अगर चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन 7 घंटे 42 मिनट 11.6 सेकंड में चक्कर काटता है तो उसको हम लोग नक्षत्र मास के नाम से जानते हैं। अगर 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट 2.8 सेकंड में चक्कर काटता है तो उसको हम लोग चंद्रमास के नाम से जानते हैं। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को नोट किया, हमें लगा आपको बताना चाहिए। ठीक है, आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और है चंद्रमा के संदर्भ में, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। देखिए, अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों से ठीक है, तो अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चला कि चंद्रमा उतना ही पुराना है जितना कि पृथ्वी और लगभग ये 460 करोड़ वर्ष पहले। तो इन चट्टानों में टाइटेनियम की अधिक मात्रा होती है। तो यहाँ पे मेरा मेन बताने का उद्देश्य ये है कि अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों से यानी चंद्रमा के चट्टानों से ये पता चलता है कि चंद्रमा उतना ही पुराना है जितना कि पृथ्वी। और कितना पुराना है तो 460 करोड़ वर्ष। ठीक है, एक पॉइंट हम लोग याद रखिए कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सुपर मून किसे कहते हैं। तो जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को हम लोग सुपर मून कहते हैं। और इस स्थिति में होता क्या है, इस स्थिति में जब सुपर मून की घटना होती है तो जो चंद्रमा अर्थात चांद ये 14% ज़्यादा बड़ा और 30% अधिक चमकीला हमको दिखाई देता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं सुपर मून से।
तो जब चंद्रमा पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक होता है तो इस घटना को हम लोग सुपर मून बोलते हैं। और इस दौरान चंद्रमा जो होता है वो 14% बढ़ जाता है और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। तो ये चंद्रमा और पृथ्वी के संदर्भ में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को मैंने बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और इसी तरह मिलेंगे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।